अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोगों को मैं ई कैट में केमिस्ट्री समझाऊंगा और पढ़ाऊंगा। मेरा बेसिक मकसद यही रहेगा, मतलब मैं इसी बारे में जो है अपनी पूरी एफर्ट्स रखूंगा कि आप लोगों को जितना हो सके कॉन्सेप्ट डिलीवर भी करूं और साथ में आप लोगों को प्रिपेयर करूं कि किस तरह के आप लोगों के पेपर्स में जो टेस्ट आपका आने वाला है ई कैट का, उसमें किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। उन एमसीक्यूज को आप टाइम मैनेजमेंट को जहन में रखते हुए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो मेरा सारा के सारा फोकस जो है वो इन्हीं तमाम बातों पर रहेगा और इन्हीं तमाम बातों के हवाले से जो है मैं आप लोगों से डिस्कस भी करूंगा। देखो, मैं आपको बताऊं कि केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पर मुश्तमिल ये केमिस्ट्री है। अगर हम इस पार्ट 1 और पार्ट 2 की केमिस्ट्री को अगर हम जो है डिफरेंट चंक्स में कह लें या पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक फिजिकल का बनता है, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट बनता है जो हमारा पूरा पार्ट 1 जो है उसमें चला जाता है। ठीक है जी। एक हमारे पास होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि आपके सेकेंड ईयर के जो पहले 6 चैप्टर्स हैं वो आ जाते हैं उसके अंदर, और उसके बाद आता है ऑर्गेनिक का पार्ट। ठीक है, जो कि आपके 7 से ऑनवर्ड चैप्टर्स जो हैं वो आ जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर हम बात करते हैं परसेंटेज वाइज कि आप लोगों का जो पेपर आता है ई कैट का केमिस्ट्री का जो पोर्शन उसमें होता है, ठीक है, उसमें कितने परसेंट किससे रेलेवेंट आते हैं, तो मैं आपको बताऊं 60% यानी 55 to 60% जो है वो सेकेंड ईयर से आपका टेस्ट होता है, और जो रिमेनिंग आपका जो है वो 45 to 40% 40 to 45% बनता है। ये बेसिक तौर पे फर्स्ट ईयर का हिस्सा है, यानी फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज इतने परसेंट आते हैं। लेकिन ये है कि कन्वेंशनली जैसे हम चलते हैं वैसे चलेंगे। हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पार्ट 1 और कोशिश करेंगे कि हर दिन एक एक चैप्टर को जो है रिकॉल करें, उसके मेन कॉन्सेप्ट्स को समझें और उसके बाद उससे रेलेवेंट एमसीक्यूज को उसी जो है दिन उसी जो है लेक्चर के अंदर करें और उसको डिस्कस भी करें। ठीक है जी। सो मेरा बेसिक जो है जो एम रहेगा वो इस पूरे सेशन के अंदर वो यही रहेगा कि आप लोगों को जितना क्लैरिफाई कर सकूं कॉन्सेप्ट वाइज उतना करूं, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं केमिस्ट्री में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। दो तरह के क्वेश्चंस बेसिक तौर पे होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, एमसीक्यूज बेस्ड जो होते हैं। ठीक है, एक होता है पेट इंफॉर्मेशन। पेट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जी आपको लेट्स सपोज मैं अभी थोड़ी देर बाद हमने डिस्कस भी करना है, आइसोटोप्स के हवाले से हमने डिस्कस करना है। ठीक है, सो आपको जो है मैं कहूंगा कि जी एक स्पेसिफिक एलिमेंट लेट्स सपोज गोल्ड है, ठीक है, ये मोनो आइसोटोपिक स्पीशी है, तो आपको अगर वो चीज याद है, अजबर है, तो आप उसको है कर लेंगे। ठीक है, इसमें कोई बेसिक कॉन्सेप्ट रिक्वायर नहीं, कोई खास कॉन्सेप्ट की चीज इस एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए रिक्वायर नहीं है। सो कुछ पेट इंफॉर्मेशन के एमसीक्यूज होते हैं और कुछ एमसीक्यूज होते हैं कि जो हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल टाइप के होते हैं। यानी कॉन्सेप्चुअल टाइप से मुराद क्या होता है कि भाई उसमें या तो ये कि कोई ना जो है स्टेटमेंट को उन्होंने के पेश किया होगा, आपने उसको समझना है, उसके अगेंस्ट जो है अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हुए उसका आंसर करना है, या समहाउ कुछ कैलकुलेशंस पर मुश्तमिल होंगे। ठीक है जी। सो हम हर तरह के एमसीक्यू को अटेम्प्ट करेंगे और मैं आपके लिए तमाम तरह के एमसीक्यूज को एज एक्सरसाइज के तौर पे आपको दूंगा। ड्यूरिंग द क्लास भी आप लोगों को दिया जाएगा और इसके बाद भी जो है मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यूज हर चैप्टर के अपलोड करूंगा और वो भी आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है जी। सो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। देखो, अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की और पार्ट 1 केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ये स्टार्ट कहां से हो रही है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 1 हमारा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इससे हम जो है अपनी केमिस्ट्री का आगाज करते हैं। अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें जो शुरू में बात अंडरस्टैंड करने वाली है, जो चीज हमें समझनी है, ठीक है, वो बेसिक टॉपिक क्या है कि शुरू में एटम के हवाले से बात की गई है कि एटम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, किस साइंटिस्ट ने किस किस तरह से अपनी कंट्रीब्यूशंस दी हैं। ठीक है, एक एटम को समझाने के लिए, एक एटम के हवाले से क्लैरिफाई करने के लिए और हमें जो है चीजें क्लियर करने के लिए। ठीक है जी। तो अब होगा क्या कि भाई यानी जैसे लेट्स से हम एटम की बात करते हैं तो कब से ये कहानी स्टार्ट हुई है, ये कहानी जो है कब से चल रही है। ठीक है, ये बहुत अरसा पहले की बात है जब हमारे जो ग्रीक फिलोसोफर्स हैं उनका ये कहना था कि तमाम चीज जो कुछ भी इर्द गिर्द होती है, ठीक है, ये तमाम चीजें क्या होती हैं, ये बेसिक तौर पे किस चीज से मिलकर बनी होती हैं, ये स्मॉलर पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती हैं। उस वक्त तक इन पार्टिकल्स के बारे में कोई जो है नेम डिफाइन नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर वहां पर एक नाम आता है जिसको आपने याद रखना है, अजबर रखना है, वह एक डेमोक्राइटस का। ठीक है जी। सो हमारे पास जो फर्स्ट साइंटिस्ट नेम आ रहा है वो है डेमोक्राइटस। ठीक है, डेमोक्राइटस। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट साइंटिस्ट नेम है जिनकी कंट्रीब्यूशन क्या है कि इन्होंने इन स्मॉलर पार्टिकल्स को, जिसको हम क्या कहते हैं कि जिनसे मिलके, जिनकी रिपीट करने से जो है तमाम चीजें हमारे पास इर्द गिर्द बन रही होती हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। ठीक है, इन तमाम चीजों में ये स्मॉलर पार्टिकल मौजूद होता है। ठीक है जी। सो फर्स्ट साइंटिस्ट जिसको आपने ज़हन में रखना है वो है डेमोक्राइटस। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एटम जो है ये जो नेम है, ठीक है, ये आसान किया था किनको भी, इन स्मॉलर पार्टिकल्स को ये एटम नेम दिया
किया था, ठीक है जी। सो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एक वो साइंटिस्ट जिन्होंने नेम असाइन किया था। आप इसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है जी। आपके पास बुक होनी चाहिए, आप 7 पॉइंट्स को मेंशन करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि पेट इंफॉर्मेशन है तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा हम जो है क्योंकि अर्ली स्टेजेस में हैं, हमने भी स्टार्ट किया है अपने सेशन का, तो मैं आपको कहूंगा कि मैं आप लोगों के तमाम क्वेश्चंस के आंसर जो है दूंगा, और आपके जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि रेलेवेंट टू एडमिशन क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसीजर, ठीक है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के हवाले से है, उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए जो है 4:15 का एक टाइम रखा हुआ है, यानी 4:15 या 4:10 पे हम ऑनलाइन हो जाएंगे। मैं खुद पर्सनली खुद जो है वो ऑनलाइन हो जाऊंगा, आपके लाइव कॉल्स लूंगा, ठीक है, और आपके तमाम मैसेजेस का आपको रिस्पॉन्स दूंगा इस हवाले से, ठीक है जी। क्योंकि हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, सो ड्यूरिंग द लेक्चर अगर हम जो है अपने एडमिशन क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस की तरफ जाएंगे तो हमारा की जो पढ़ने का अमल है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। सो अमार, मैं आपके तमाम क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं, ठीक है, अवकाशा के भी तमाम क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं, तमाम स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं, लेकिन इस वक्त अगर सब्जेक्ट से रेलेवेंट, टॉपिक से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसको डिटेन जरूर करेंगे। आपके प्रोसीजर्स जो हैं जितने भी एडमिशंस के, उसको भी जो है देखा जाएगा। आप बेफिक्र रहें, आपको 100% इंफॉर्मेशन आपकी जो है हमारी तरफ से आपको मिलेगी, प्रॉपर गाइडलाइन मिलेगी कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, कहां अप्लाई करना है, मार्क्स कितने हैं, तो कहां एडमिशन हो सकता है, तमाम चीजें बताऊंगा, लेकिन वो 4 बजे जो कैरियर काउंसलिंग सेशन है उसके अंदर, ठीक है जी। सो डेमोक्रेट्स की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, ठीक है, और जो है इनका ये मानना था कि ये जो हमारे पास स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, जिसको हम कहते हैं कि जिससे मिलके तमाम चीजें बनती हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं कि हमारे पास एटम कहलाते हैं, ठीक है जी। एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो वर्ड हम एटम की बात करते हैं, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एटमोस, ठीक है, एटमोस, इससे जो है ये डिराइव्ड है, ठीक है, यानी इससे कह सकते हैं कि किया गया है, अखज किया गया है, ठीक है, इससे जो है हमने कहा है कि निकाला है, ठीक हो गया। और इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, देखो डेमोक्रेट्स ने जो है इन पार्टिकल्स को, स्मॉलर पार्टिकल्स को एटम ही क्यों कहा, इसलिए कहा कि भाई ये पार्टिकल उस वक्त तक जाना जाता था कि ये डिवाइड नहीं हो सकता, इनडिविजिबल है, डिवाइड फर्दर नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो चूंकि ये जो वर्ड एटमोज है, ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब जो है, इसका मतलब भी होता है कि भाई इनडिविजिबल पार्टिकल जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मीनिंग क्या है इसका जी, मीनिंग इनडिविजिबल पार्टिकल, ठीक है, इनडिविजिबल पार्टिकल है ये डिवाइड नहीं हो सकता, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक हो गया ना। सो यहां तक जो है हमने चीज देखी है कि डेमोक्राइटस, आपको पता होना चाहिए वर्ड एटम कहां से निकला, एटमोस से, जिसका मतलब है इनडिविजिबल पार्टिकल, ठीक है जी। उसके बाद फिर कहानी चलती रहती है, आगे 17वीं सेंचुरी में आते हैं जॉन डॉल्टन, ठीक है, 18वीं सेंचुरी में तौर पे जॉन डॉल्टन आते हैं, ठीक है, वो अपनी कंट्रीब्यूशन देते हैं टुवर्ड्स द एटम, ठीक है, और एटम के हवाले से जो है ब्रीफ करते हैं तमाम लोगों को कि एटम बेसिक तौर पे क्या है। जॉन डॉल्टन की अगर हम बात करते हैं, ये 8 की बात है, ये अराउंड 1808 की बात है, ठीक है, अराउंड 1808 की बात है। मैं स्पेसिफिक डेट यानी ईयर मेंशन कर देता हूं और जॉन डॉल्टन मेंशन कर देता हूं, ठीक है। इन्होंने क्या की थी, इन्होंने जो है इन्होंने एटॉमिक थ्योरी पेश की थी, ठीक है, पुट फॉरवर्ड एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी। और इस एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक क्या था, इसमें 2 बेसिक तौर पे बातें थी, एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और दूसरा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो 2 चीजें इसमें थी बेसिक तौर पे एटॉमिक थ्योरी के अंदर। एक बेसिक तौर पे हमारे पास थी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है, और एक हमारे पास जो है जो सेकंड वन थी हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर थी, ठीक है जी। सो ब्रीफली तौर पे इन दोनों चीजों को थोड़ा सा रिकॉल करवाऊंगा और उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम जो है, नेक्स्ट के हवाले से जो है डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट की, यानी जो मैंने आपसे कहा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है, हम राइट कर लेते हैं यहाँ पर नंबर 1 हमारे पास है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मेरे पास इस स्पेस भी होनी चाहिए ताकि हम इसको राइट डाउन कर सकें। सो फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब ये प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, आप ये बात जानते हैं, प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशो। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं रेशो, ठीक है, यानी कि 2 एटम्स के दरमियान जो रेशो है, जो एटम्स के दरमियान एक निस्बत पाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल H2O वाटर, ठीक है,
इसमें आप देख रहे हैं दो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है, तो हम यहां लिखते हैं कि इसमें जो प्रोपोर्शन पाई जाती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम के दरमियान ये है 2:1, ठीक है जी। सो डेफिनेट का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है, स्पेसिफिक। सो आप वाटर को चाहे यहां से लेंगे, आप चाहे वाटर को जो है इस्लामाबाद से लेंगे, चाहे आप वाटर के सैंपल को कराची से लेते हैं, जहां से मर्जी आप सैंपल लेते हैं, वाटर के अंदर मौजूद जो एटम्स हैं इनके दरमियान एक स्पेसिफिक डेफिनेट प्रोपोर्शन रहती है, ठीक है, और इसे कहते हैं डेफिनेट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। जो सेकंड बात की गई है जॉन डॉल्टन के तरफ से, ठीक है, वो बेसिक तौर पे हमारे पास क्या थी, आपने साथ साथ इन पॉइंट्स को अपनी बुक पे अंडरलाइन करते रहना है क्योंकि ये पेट इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है, ठीक है जी। सो सेकंड बात जो की गई जो है एटॉमिक थ्योरी के अंदर, वो बेसिक तौर पे हमारे पास क्या थी, वो जो है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ठीक है, ये ठीक है जी। इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट रहना, ठीक है, चेंज ना होना। कंजर्वेशन का मतलब है कांस्टेंट रहना, चेंज ना होना, ठीक है। हम कहते हैं कि भाई लॉ के अकॉर्डिंग हम ये बात कहते हैं कि सब्सटेंस, मैटर यानी कि सॉलिड, गैस एंड लिक्विड, ठीक है, जो भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, ये ना तो खुद से क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ठीक है, जो कि 1808 में जॉन डॉल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी के अंदर जो है वो दिया था, एटॉमिक थ्योरी के अंदर जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है जी। सो फर्स्ट हमने डिस्कस किया डेमोक्राइटस, ठीक है, जिनके बारे में हमने कहा कि इन्होंने वर्ड एटम जो है इन पार्टिकल्स को दिया, जिस जो है जो निकला है एटमोस से, जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल पार्टिकल। दूसरा हमने जो है जो चीज देखी है वो 1808 के अंदर जॉन डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी के हवाले से दो चीजें हैं, और वो हमारे पास क्या है बेसिक तौर पे, फर्स्ट है डेफिनेट प्रोपोर्शन और दूसरा हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है, ठीक है जी। बेसिक पेट डेफिनेशंस, मतलब कुछ इसमें क्या कहते हैं, ऐसी वाली बात नहीं है जो कॉन्सेप्चुअल होगी और जो मैं आप लोगों से जो है डिटेल में शेयर करता चलूं, ठीक है। सो आपने इसको रियलाइज कर लिया है, इसको आपने देख लिया है। अब हम चलते हैं आगे और हम आगे मूव करते हैं एटम के हवाले से फर्दर इंफॉर्मेशन हासिल करते हुए इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। मैं बताऊं कि एमसीक्यूज का फॉर्मेट और एमसीक्यूज किस तरीके से बन सकते हैं इस टॉपिक से रेलेवेंट, ठीक है, वो मैं आप लोगों के सामने जब इस टेस्ट को, जो कि आज आपका टेस्ट होने जा रहा है, ठीक है, इसको जब मैं लेकर आऊंगा, सो आप लोग उसमें देखेंगे क्या फॉर्मेट रहेगा टेस्ट का, ठीक है। बाकी हम इस तरह से करेंगे कि कल जो है जो मैं आपके साथ आऊंगा, यानी आपके सामने आऊंगा आपको कोई लेक्चर डिलीवर करने के लिए, सो टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आऊंगा कि आप जो है साथ में वो डिस्प्ले कर दूंगा, आप लोग देख सकें, ठीक है जी। सो जो है अब वापस चलते हैं आगे और जो है मूव करते हैं कि हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एटम की, ठीक है, सो एटम की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल, अभी तक जो हमने कहा, ठीक है, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इंडिविजिबल है, ठीक है, और दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है, दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस यानी एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, जो कि हम कहते हैं इंडिविजुअली तौर पे रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, ठीक है, मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली, ठीक है, एंड आल्सो वी से दैट इट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर ये हिस्सा ले सकता है, ठीक है जी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मॉडर्न जो है वो थ्योरी सामने आई, मॉडर्न जो है हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो परफॉर्म किए गए और उन एक्सपेरिमेंट्स की बेस पर देखा जो है फर्दर डिवाइड हो सकता है, उसमें स्मॉलर पार्टिकल मौजूद हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम ये बात कहते हैं कि फिर वो जो टर्म थी ना इंडिविजिबल वाली, वो टर्म अब खत्म हो चुकी है, ठीक है। हम कहते हैं कि स्मॉलर पार्टिकल तो है लेकिन इससे छोटे पार्टिकल इनसाइड द एटम मौजूद हैं जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, जो कि अराउंड 100 हैं, ठीक है। सो 100 अमाउंट जो है अराउंड हमारे पास हैं, ठीक है। अब यहां चीज जो मैं कोट करना चाहूंगा वो है जे बर्जीलियस का काम, ठीक है, यहां मेंशन भी किया हुआ कि बुक के अंदर जे बर्जीलियस का काम यहां मेंशन किया हुआ है, ठीक है। जे बर्जीलियस ने क्या किया था, एटॉमिक मास डिटरमाइन किए थे एटम के, तो आपने ये ध्यान रखना है, जे बर्जीलियस। अब क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है कि व्हाट इज द वर्क, ठीक है, आप कह सकते हैं व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन रिलेटेड टू एटम, ठीक है, बाय जे बर्जीलियस, उसमें नीचे आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो बेसिक तौर पे जे बर्जीलियस जो है, ठीक है, इन्होंने किया क्या था, इन्होंने जो है एटम के हवाले से उसका मैस जो है वो डिटरमाइन किया था, एटॉमिक मैस।
ठीक है जी। एटॉमिक मास जो है, ठीक है, इस हवाले से इन्होंने बात की थी। एटॉमिक मास जो है वो फाइंड आउट किया था एटम्स का, ठीक है। और ये जो टर्म है, ठीक है, इस हवाले से उन्होंने क्या कहते हैं भाई, सिंपल अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो पेश की थी। इसके अलावा एक और जो है, जो आप कह सकते हैं समहाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जे बर्ज़िलिस के हवाले से, वो ये है कि इन्होंने सिंबल राइटिंग का जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस करवाया था एटम्स के लिए, ठीक है जी। सो इंट्रोड्यूस symbol writing सिस्टम, ठीक है जी, सिस्टम, ठीक है। सो ये बेसिक तौर पे जे बर्ज़िलियस का काम है, और जे बर्ज़िलियस जो है, ठीक है, इनकी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है जी। सो हमारा पहला जो पार्ट है, यानी जो पहला टॉपिक था रेलेवेंट और उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ, ठीक है, वो इस वक्त कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि एटम वर्ड कहां से आया, किस जो है मतलब वर्ड से डिराइव हुआ, किसने के नेम जो है वो असाइन किया स्मॉलर पार्टिकल को। फिर जो जॉल डॉल्टन है, ठीक है, वो 1808 में आए, तो उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी टुवर्ड्स एटम, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया जे बर्ज़िलियस का काम क्या है। ये तमाम चीजें इंपॉर्टेंट आपने मार्क कर लेनी है, ठीक है। और इसके हवाले से आपको ये तमाम इंफॉर्मेशन अजबर होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, क्योंकि इस हवाले से कोई एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है जी। आगे चलेंगे और हम बात करेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारे पास है एविडेंस ऑफ एटम, ठीक है, जो मैं आप लोगों को चाहूंगा कि क्लैरिफाई करूं, और जो है इसको हम आगे लेके चलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जो है मैं आपके हवाले से जो है वो जो कंसर्न है, और जो आप कहते हैं यानी जो आपको दिखा भी आज, ठीक है, वो ये कि आपका थोड़ा सा कंसर्न है कि लेक्चर जो है वो एग्जैक्ट टाइम पर स्टार्ट नहीं हो सका, ठीक है। सो उस हवाले से मैं आप लोगों से कहूंगा कि ये पहला दिन था और हमारी पूरी कोशिश थी, पूरा फोकस रहा कि ओरिएंटेशन के थ्रू आपको गाइडलाइन प्रोवाइड की जाए, आपको जो है अपने टीचर से मिलवाया जाए, उनके एक्सपीरियंसेस उनसे आपसे शेयर किए जाए, ताकि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि जिनसे आप पढ़ने जा रहे हैं उनका बैकग्राउंड क्या है और उनका बेसिकली तौर पर पास एक्सपीरियंस क्या रहा, ठीक है जी। सो उस हवाले से थोड़ा सा जो है लेक्चर डिले भी हो गया, मतलब तो कोई ऐसा इशू नहीं है क्योंकि पहला दिन था। सो आपने थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना है। कल से वही रूटीन चलेगी जो आपको इस वक्त आपकी जो है मतलब वाल पर डिस्प्ले भी हो रहा है कि जो लेक्चर टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, ठीक है जी। पूरा के पूरा जो है हमने प्लान किया हुआ है, आपके इन जितने भी डेज बनते हैं इनको आप बेफिक्र रहें। कंप्लीट पार्ट 1 पार्ट 2 की जो है बुक भी आपको कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद अगेंस्ट उसके जो है टेस्ट भी लेंगे और आपसे एमसीक्यूज भी शेयर करेंगे मैक्सिमम, ठीक हो गया। अब हम जा रहे हैं एविडेंस ऑफ एटम की तरफ। एविडेंस ऑफ एटम जो है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो मैं आप लोगों के लिए डिस्क्राइब करूंगा, और उसके बाद फिर हम जो है आगे चलेंगे और इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी जो है इंफॉर्मेशन है। एविडेंस ऑफ एटम, ठीक है जी। इस हवाले से थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। इस वक्त तक जो हमने एटम की बात की, चूंकि हम कहते हैं बहुत छोटा पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल है, एक ऐसा पार्टिकल जिसको हम देख भी नहीं सकते, बहुत छोटा पार्टिकल है, ठीक है जी। तो हम कहते हैं कि फिर ऐसा पार्टिकल जिसको हमें देखा ही ना हो, हम कैसे बिलीव कर सकते हैं कि ये पार्टिकल एग्जिस्ट भी करता है और तमाम चीजें उसी से मिलकर बनी हुई हैं, ठीक है। इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए और एविडेंस पुट किए गए, ठीक है, इस चीज को बताने के लिए कि कितने दिनों में साथ कह रहे हैं कि जो है सिलेबस कंप्लीट होगा, तो मैं आपको बता दूं कि हमने पूरा के पूरा प्लान किया हुआ है। आपको 13 जो आपका जून या 14 जून जिसमें आपका पेपर जो है वो मौजूद है, ठीक है। सो उस तक आपको 100% जो है वो तैयार कर दिया जाएगा विद टेस्ट, ठीक है जी। आपके मैंने आपसे कहा था कि भाई जो रेलेवेंट टू क्या कहते हैं प्रोसीजर होगा, एडमिशन प्रोसीजर होगा, एडमिशन क्राइटेरिया होगा, उसके मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा, मैं दूंगा 4 बजे जब मैं लाइव हूंगा कैरियर कॉन्सेशन के अंदर, ठीक है भाई। अच्छा, तो आ जाते हैं वापस अपने जो है टॉपिक की तरफ, एविडेंस ऑफ एटम की तरफ हम वापस आ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं एविडेंस ऑफ एटम की, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम अब सबूत देना चाहते हैं कि एटम एग्जिस्ट भी करता है और मौजूद भी है। सो एटम को देखने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, डिफरेंट हम कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया कि हम एटम को देख पाए जो कि किसी सब्सटेंस के अंदर मौजूद है। सो पहली टेक्निक जो इस्तेमाल की गई थी वो हमारे पास क्या थी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसको हम सिंपल जो है माइक्रोस्कोप कहते हैं, उसका जो है बेसिक तौर पे जिसको हम ऑर्डिनरी जो है माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कहते हैं। सो ऑर्डिनरी बहुत छोटा हो गया मेरे ख्याल से, आप लोग दूरबीन तो लगा के नहीं बैठे हुए, तो आप लोग नजर आना चाहिए। सो थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख लेते हैं ताकि आपको फोकस में रहे, आप लोग जो है दिख सकें। ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप।
अच्छा देखो, पहला जो हमने अटेम्प्ट किया यानी एटम को देखने के लिए वो इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू था, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हमने पहला अटेम्प्ट किया कि हम एटम को देख पाए, लेकिन इस अटेम्प्ट के थ्रू हम एटम को देख नहीं पाए, ठीक है जी। उसकी रीजन क्या थी, सिर्फ रीजन बताऊंगा और इसके बाद हम आगे चल जाएंगे, ठीक है। अगर हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो ऑप्टिकल मतलब क्या होता है कि हम इसके अंदर जो सोर्स ऑफ लाइट यूज कर रहे हैं वो विजिबल लाइट, जो सूरज की रोशनी है वो हम इस्तेमाल करेंगे। ऑप्टिकल मींस विजिबल लाइट, ठीक है जी। सो विजिबल लाइट जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा इस जो है इंस्ट्रूमेंट के अंदर फोकस करने के लिए, चीज को इल्यूमिनेट करने के लिए, उसको रोशन करने के लिए, ठीक है जी। और अगर हम बात करते हैं विजिबल लाइट की, विजिबल लाइट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। सो विजिबल लाइट जो है इसकी जो वेवलेंथ रेंज है, ठीक है, ये बेसिक तौर पे है 450 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर, ठीक है जी। इतनी रेंज की जो है इसके हम कहते हैं कि ये वेवलेंथ है, इसकी वेवलेंथ रेंज है, ठीक है जी। अब अगर जो कोई पार्टिकल, अब ये लिखने की जरूरत क्या थी, ये चीज आपको पता होना चाहिए। कोई भी पार्टिकल अगर इस वेवलेंथ रेंज के अंदर आएगा, यानी उसका साइज जो है वो हम कहते हैं कि इसके अंदर जो है लाई करेगा, तो हम कहते हैं कि वो फिर दिखेगा उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। अगर जो उस पार्टिकल का साइज इससे छोटा है तो वो नहीं दिख पाएगा। सो एटम को हम नहीं देख पाए, क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की जो हम कहते हैं कि जो कैपेसिटी है, ठीक है, स्मॉलर पार्टिकल को दिखाने की, वो अराउंड 500 नैनोमीटर है। हम 500 नैनोमीटर के पार्टिकल को देख सकते हैं, इसे छोटे पार्टिकल को नहीं देख पाते। तो चूंकि एटम इससे भी छोटा है इसलिए हम कहते हैं कि एटम हम इसके थ्रू नहीं देख पाए, ठीक है। और जो है ये जो विजिबल लाइट की रेंज है, ठीक है, इसमें वेवलेंथ हम बात कर रहे हैं। और वेवलेंथ के बारे में आप जानते हैं कि एक वेव के अंदर जो दो जो है क्रस्ट होते हैं कंजेक्टिव, इनका दरमियानी जो डिस्टेंस होता है इसको हम लैम्डा से शो करते हैं। ये वेवलेंथ है हमारी, ठीक है। सो इस वेवलेंथ का जो साइज है ये बड़ा मैटर करता है। अगर कोई पार्टिकल इस तक है तो हम कहते हैं कि ठीक है जी, हम कहते हैं कि ये बेसिक तौर पे इस साइज का पार्टिकल होगा तो दिखेगा, अगर नहीं है तो फिर वो नहीं दिखेगा। सर अब इन टॉपिक्स को रटा लगाने या बस थोड़ी रिवीजन मैं आपको बताऊं, अनस आपने रटा नहीं लगाना, ठीक है। आपने समझ के चीजों को पढ़ना है। जो चीज मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं आपसे उसको अंडरलाइन करते जाएं और बाद में उसको रिवाइज कर लीजिएगा। दैट्स मोर देन इनफ, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट आया जिसके थ्रू हमने जो है कोशिश की वो था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, ठीक है, इसके थ्रू हमने देखने की कोशिश की लेकिन हम एग्जैक्टली एटम को नहीं देख पाए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू आपकी बुक पे जो है क्या कहते हैं, जो आपकी बुक पे एक पिक्चर मौजूद है, एक डायग्राम मौजूद है, वो आपको विजिबल कर रही है कि लाइंस हैं, ब्लैक लाइंस हैं। ये ब्लैक लाइंस शो कर रही हैं कि भी एटम यहां पर मौजूद हैं। ये एग्जैक्ट जो है वो फिगर नहीं है कि जो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ली थी। आप अगर गूगल से वो एग्जैक्ट पिक्चर निकालें तो उसमें आपको लगेगा कि जो हमारा क्या कहते हैं ब्लैक एक लाइन है, उसमें स्मॉलर डॉट्स हैं, स्मॉलर जो है सर्कल्स हैं, जो शो करते हैं कि एटम यहां मौजूद है, ठीक है जी। लेकिन जो ब्रेक थ्रू जो था हमारे पास, जो जिसके थ्रू हमने एटम को देखा, उसके डायमीटर के बारे से बात की, वो था एक्सरे एनालिसिस, ठीक है जी। तो हमारे पास मेजर कंट्रीब्यूशन जो हमारे पास है की जो है हमारे से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के हवाले से, वो एक्सरे के हवाले से है कि एक्सरेज जो हैं, ठीक है, इन्होंने अपनी मेजर कंट्रीब्यूशन दी है किसी एक एटम के हवाले से क्लैरिफाई करने के लिए और एटम जो है उस हवाले से जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एक्सरे एनालिसिस है, ठीक है, हम कहते हैं कि ये बेसिकली तौर पे कब डेवलप हुआ, ठीक है, कि टेक्निक कब डेवलप हुई, यानी कब हमने इसका बेसिक तौर पे इस्तेमाल किया एटम को जो है देखने के लिए, वो 20th सेंचुरी है। यानी 20th सेंचुरी की हम बात करते हैं कि उस वक्त इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। और इसके थ्रू क्या कुछ हमने गेट किया, क्या इंफॉर्मेशन गेट की हमने, जो है जो इंफॉर्मेशन गेट की है वो डायमीटर ऑफ एटम है। डायमीटर ऑफ एटम जो कि हमारे पास था 2.0 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 0.2 नैनोमीटर। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। ये बड़ी जो है इंपॉर्टेंट बात है, आपने अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। डायमीटर ऑफ एटम कितना है, 2.0 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है, या हम इसको 0.2 नैनोमीटर भी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज है। सो हमने जो है एक्सरे एनालिसिस के डायमीटर ऑफ एटम के मुतालिक इंफॉर्मेशन गेट की, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास एक मैस रेशो भी आई, ठीक है। एटम की जो मैस है, ठीक है, उसकी रेशो भी आई, ठीक है, मैस ऑफ एटम, ठीक है। और उसकी जो रेशो हमारे सामने आई है वो कितनी है अभी, बेसिक टॉपिक 10⁻⁻27 टू 10⁻
25 किलोग्राम। ये बहुत बड़ा यूनिट है, ठीक है। वैसे तो हम इस यूनिट का इस्तेमाल नहीं करते। आप जानते हैं कि एटम चूंकि बहुत छोटा पार्टिकल है, सो इस छोटे से पार्टिकल के मैस को लिखने के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं वो एएमयू है, एटॉमिक मैस यूनिट है, ठीक है। सो हम अगर उसकी कन्वर्शन भी देख लें, हम कहते हैं कि जो हमारे पास एक एएमयू होगा, अगर मैं यहां राइट कर सकूं, आप लोगों को नजर आ रहा है, एग्जैक्टली नजर आ रहा है, ठीक है जी। सो 1 एएमयू जो है ये इक्वल होता है 1.661 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। सो आप इसी वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एएमयू, एटॉमिक मैस यूनिट, ठीक है। और जो है इस कन्वर्शन का आप सहारा ले सकते हैं, इस कन्वर्शन को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने जो मैस है, ठीक है, उसको एएमयू में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। जो लास्ट बात जो कि एक्सरे एनालिसिस ने हमें प्रोवाइड की वो ये थी कि अगर हम एक डॉट भी मेंशन करते हैं तो उसमें भी 2 मिलियन एटम्स मौजूद होते हैं, ठीक है जी। सो जस्ट 1 डॉट कैरी, यानी जो मैंने 1 डॉट लगाया, इट कैरी 2 मिलियन एटम्स, ठीक है। इसमें क्या है, 2 मिलियन एटम्स जो हैं वो मौजूद हैं, 2 मिलियन एटम्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है जी। सो ये हमारे पास था एविडेंस ऑफ एटम, ठीक है, जो मैंने आपको क्लैरिफाई किया। मेरा बेसिक मकसद आपको चीजें रिकॉल करवाना, प्रैक्टिस में आपको करवाऊंगा थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू टेस्ट, ठीक है, जो कि मैं आप लोगों के लिए थोड़ी देर में डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है, जिसके थ्रू आप लोग थोड़ा सा देख पाएंगे कि जो है बेसिक टॉपिक हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। सर कैसा कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करना है मेरोज, ठीक है। देखो कैसे आपने कन्वर्ट करना है, 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 kg है, ठीक है। ये आपका है किलोग्राम के अंदर, ठीक है। आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं कि एएमयू में आप जो है इसकी अमाउंट निकालें, ठीक है। एएमयू के अंदर आप इसकी जो है वो अमाउंट फाइंड आउट करें, तो वो किस तरीके से निकलेगी जी, आपने किस तरीके से इसको यूटिलाइज करना है। जैसे 1 एएमयू इतने के इक्वल है, अगर ये एक होता, अगर ये 1 kg होता, ठीक है, सो ये कितना हो जाता, 1 ओवर, ऊपर राइट कर दूं ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए, क्योंकि आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि कन्वर्जन कैसे करनी है। मैंने बता तो दिया कि कन्वर्ट इस तरीके से करना है, लेकिन आपने पूछा करना कैसे। बड़े क्या कहते हैं ना, मजे मजे के जो है आप लोग क्वेश्चन करते हैं और अच्छा लगता है इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चन करना, अच्छी बात होती है, ठीक है भाई। अच्छा, हम कह रहे हैं कि 1 एएमयू इक्वल है 1.661 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये बात ठीक है। अगर मेरे पास हो 1 kg, तो फिर क्या होगा, 1 ओवर 1.661 इंटू 10⁻⁻27 हो जाएगा। ये बात समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है भाई। क्लैरिफाई होना चाहिए आपको, हर चीज क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को, फिंगर टिप्स पे आपके पास जो है ये तमाम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा, अब अगर ये 1 kg है तो इतना होगा, अगर ये 10⁻⁻27 kg है तो फिर क्या हो जाएगा भाई, फिर ये हो जाएगा कि 1 ओवर 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 10⁻⁻27 आ जाएगा, ठीक है जी। सो इस तरीके से आप जो है एएमयू के अंदर निकाल सकते हैं, किस चीज को भाई, वैल्यू को निकाल सकते हैं। सर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का भी बता दें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपका एक तो नाम बहुत मुश्किल है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हवाले से अगर हम थोड़ा सा जो है देखें तो हम कहते हैं कि चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन बीम जो है इसकी वेवलेंथ जो है वो क्या होती है, स्मॉलर होती है एज कंपेयर टू विजिबल लाइट, इसलिए हम कहते हैं कि इससे समहाउ थोड़ा बहुत जो है वो क्या कहते हैं फर्क पड़ा, और हमने एटम के बारे में थोड़ा बहुत देख लिया, जान लिया, लेकिन एग्जैक्ट एटम को नहीं देख पाए। सर आज केमिस्ट्री स्टीचोमेट्री तक करना है तो प्लीज स्पीड बढ़ाएं, ठीक है। मोहम्मद, मैं जो है पूरी स्पीड से चल रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि हर पॉइंट को हम टच कर सकें और आगे चल सकें, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेंज, इट्स रोल इन एविडेंस क्या है, रेंज जो है वो आपको शो करती है कि इस जो है साइज के पार्टिकल को ये दिखा पाएगा, इसके छोटे जो है पार्टिकल को नहीं दिखा पाएगा, ठीक है। और सीधा कह रही है सर नहीं समझ आई, कन्वर्जन आपको समझ नहीं आई, तो मैंने कहा 1 एएमयू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg के इक्वल होता है, ठीक है। अगर ये जो है यानी 1 एएमयू इतने के इक्वल है, अगर मेरे पास 1 kg हो तो ये टोटली वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आप जैसे वो लेते हैं ना, क्या कहते हैं कंपैरिजन के थ्रू आप लोग जो है वो बेसिक जो मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस करते हैं, तो ये कंपैरिजन है, ठीक है। अगर एक एएमयू हो तो ये इतना होगा, अगर ये एक हो जाए तो ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। जैसे आप ये करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल देखो 10 रुपीज, अगर मैं इसको जरा इस तरीके से लिख दूं, 10 रुपीज के, चलिए RS कर लेते हैं क्योंकि स्पेस बहुत छोटी है भाई। 10 रुपीज जो है, ठीक है, इनके आपको 5 क्या कहेंगे भाई, क्या कहेंगे, बॉल्स मिलती है, चलिए 5 बॉल्स मिल जाती हैं आपको, ठीक है भाई। अब आपसे कहा जाए कि एक बॉल कितने की है, तो आप क्या करेंगे, यहां करेंगे 1 बॉल
और ये जो अमाउंट है, यानी 5 वाली अमाउंट है, ये जाके यहां पर डिवाइड कर देंगे। 5 वन 5, 5 टू, तो यही बात मैं यहां पे कर रहा हूं कि अगर 1.66 × 10⁻27 kg होगा एक AMU के, तो 1 होगा तो ये जाके डिवाइड हो जाएगा। और अगर हमने जो है इतने की अमाउंट निकालनी तो मैं उसको जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये बात मैंने कही है और कन्वर्जन अगेन समझा दी है आपको, ठीक है। और अगर मैं कहता हूं कि आप 2 की निकाल लें अमाउंट, जो भी अमाउंट यहां पर आएगी उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बॉल्स की जो है प्राइस आ जाएगी, ठीक है जी। तो जल्दी से मूव करते हैं आगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। सर न्यूमेरिकल आराम से समझाइएगा, वो नहीं आते, ठीक है साथ चलेंगे, लेकिन ये है कि स्पीड भी रखनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। तो जल्दी से जो है आगे चलते हैं और एविडेंस ऑफ एटम के बाद हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे और मॉलिक्यूल को जो है हम कवर करते हैं। टाइम हमारे पास शॉर्ट रह चुका है, नेक्स्ट लेक्चर जो है उसका भी आगाज होने जाएगा, मतलब थोड़ी देर में हो जाएगा। सो इसलिए हमें थोड़ा सा स्पीड करना पड़ेगा। टारगेट मेरा आज थोड़ा बड़ा था लेकिन टाइम चूंकि शॉर्ट मिला, सो इसलिए हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे आज के दिन, ठीक है, क्योंकि पहला दिन है तो कॉम्प्रोमाइज चलता है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है भाई। अच्छा, सो अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल के हवाले से। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं या मॉलिक्यूल्स के बारे से क्या इंफॉर्मेशन हम जो है इस टॉपिक से गेट करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू एज वेल, ठीक है जी। सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए कि मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है। मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। वो पार्टिकल किसी सब्सटेंस का कि जो हम कहते हैं कि क्या होगा कि जो हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता होगा, सब्सटेंस का स्मॉलर पार्टिकल है, ठीक हो गया। अच्छा, बिल्कुल मलिक, हम 1 आवर एंड 15 मिनट्स का लेक्चर लिया करेंगे, लेकिन आज चूंकि ओरिएंटेशन थी, ठीक है, सो इसलिए हमने अपने लेक्चर्स को थोड़ा सा स्क्वीज किया हुआ है, छोटा किया हुआ है, थोड़ा सा कम कर दिया है। आप बेफिक्र रहें, कल हम पूरा टाइम आपको देंगे, ठीक है भी। अच्छा, अब हम मॉलिक्यूल की बात करें तो हमने कहा कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, that can exist independently, ठीक है भाई, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता होगा, ठीक है। अब इसकी बात अगर हम करें तो जो एटम यानी मॉलिक्यूल है, ठीक है, कि बेसिक तौर पे दो तरह हम कह सकते हैं कि क्लासिफाई हो सकता है। मॉलिक्यूल को हम 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स की बेस पर है, ठीक है जी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम, ठीक है। इस पे हम डिवाइड कर सकते हैं, इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। और दूसरी बेस हमारे पास जो होती है वो होती है कि हम नेचर ऑफ एटम की बेस पर क्लासिफाई कर सकें। सो फर्स्ट हमारे पास जो है वो, अगर हम लेट्स सपोज नेचर ऑफ एटम की बात कर रहे हैं तो उसमें हम कहते हैं नेचर ऑफ एटम के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि भाई ये 2 तरह से डिवाइड हो सकता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लूं, हम कहते हैं कि होमो भी हो सकते हैं, होमो एटॉमिक, और एक हमारे पास हो सकते हैं, इसको जरा इधर कर लेते हैं, हेट्रो एटॉमिक। 2 तरह के हो सकते हैं, ठीक है। और होमो वर्ड आपको पता है ऑलरेडी, बहुत बेसिक बातें आप शुरू से जानते हैं इस बात को, ठीक है। होमो मींस सेम होता है, यानी वो मॉलिक्यूल जो कि सेम टाइप ऑफ एटम पर मुश्तमिल हो, जैसे कि हम कहते हैं हीलियम है, जैसे कि हम कहते हैं नियॉन है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास आर्गॉन है, ठीक है जी। सो ये वो एटम्स हैं जो एक ही तरह के एटम पर मुश्तमिल है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं O2 के हवाले से, जो कि एक ही तरह के एटम पर मुश्तमिल है, H2 के हवाले से, S4 के हवाले से, ठीक है। इस तरह के मॉलिक्यूल जो कि एक ही तरह के एटम से मिलकर बनते हो, इन्हें हम होमोटॉमिक कहते हैं। और हेट्रो मींस डिफरेंट होता है, यानी वो मॉलिक्यूल जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल हो, ठीक है, हम हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है इटसेल्फ, ठीक है, HCl हो गया या CO2 हो गया या CO हो गया, ठीक है जी। सो ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि डिफरेंट एटम्स के मजमुआ से मिलकर बने हुए हैं। डिफरेंट तरह के एटम्स जो हैं इनके अंदर मौजूद हैं, जो केमिकली कंबाइंड हैं और आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है भाई। सो हेट्रोटॉमिक भी हो सकता है, होमोटॉमिक भी हो सकता है, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि एक और तरह से भी मॉलिक्यूल को हम डिफाइन करते हैं, डिवाइड करते हैं, जो कि हमारे पास है क्या, जो कि हमारे पास है नंबर ऑफ एटम्स की बेस पर, ठीक है जी। नंबर ऑफ एटम्स की बेस पर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब वो नंबर ऑफ एटम्स की बेस पर हम कहते हैं मोनोटॉमिक हो सकता है, डायटॉमिक हो सकता है और पॉलीएटॉमिक हो सकता है, ठीक है। सो मैं मेंशन कर देता हूं जल्दी जल्दी, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक हो सकता है, ठीक है। अब मोनो का वर्ड इटसेल्फ शो कर रहा है कि ये मोनो का मतलब होता है यूनिटी, 1, ठीक है। सो मोनोटॉमिक मींस एक एटम पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मींस 2 एटम पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल। इसमें तमाम ये जो एग्जांपल है ना हीलियम वाली,
ऑर्गॉन वाली, क्रिप्टॉन वाली, जीनॉन वाली, सारी आ जाएंगी इसमें, ठीक है जी। इस तरीके से अगर हम डायटोमिक की बात करते हैं तो O2, HCl, ठीक है, CO, ये दो एटम्स से मुश्तमिल मॉलिक्यूल हैं, इनको डायटोमिक कहते हैं। और इसकी ब्रॉडर टर्म हमारे पास आती है पॉली एटॉमिक की, जिसका मतलब होता है कि मैनी, ठीक है, बहुत से एटम्स से मुश्तमिल मॉलिक्यूल जो होता है, ठीक है। एक चीज मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, इस टॉपिक के अंदर जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है ऑटोमेसिटी। यहां मेंशन कर देता हूं ये टर्म, इसको रेज कर लेते हैं हम, और यहां मेंशन करता हूं मैं ऑटोमेसिटी। ये टर्म आपने जरूर याद रखनी है, ये टर्म है ऑटोमेसिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ऑटोमेसिटी का मतलब होता है कि किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होंगे, ठीक है, इसे हम ऑटोमेसिटी कहते हैं, ठीक है जी। किसी एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, इसको हम ऑटोमेसिटी कहते हैं। किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद नंबर ऑफ एटम को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि भाई ये हमारे पास क्या होगा? ऑटोमेसिटी कहलाता है, ठीक हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक एटम मुश्तमिल है तो इनकी ऑटोमेसिटी 1 है, ये दो एटम मुश्तमिल है, इनको कहते हैं, इनकी ऑटोमेसिटी 2 है, ठीक है। हीलियम, आर्गॉन, नियॉन तो एटम्स नहीं है, मॉलिक्यूल कैसे हो गए? तो साथ बहुत छोटी सी सिंपल सी बात है कि वो एटम्स के जिनका डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट होता है, दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, ऑन इट्स ऑन, ठीक है। सो जब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में, यानी एक एटम मुश्तमिल मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे, ठीक हो गया। ये कंप्लीट हो चुका है भाई, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी की बात से, सॉरी, ऑटोमेसिटी की बात से मैंने आपको बताया कि ऑटोमेसिटी का मतलब होता है कि किसी एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है। कितने नंबर ऑफ एटम जो है मॉलिक्यूल के मौजूद होंगे, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक हो गया। और यहां पर एक और चीज जो है आपने जहन में रखनी है वो है हीमोग्लोबिन के हवाले से, हीमोग्लोबिन के हवाले से, ठीक है, जो कि आपने अपने जहन में रखनी है। और ये जो है आप अपने जहन में रखते हुए इसको मार्क भी करेंगे, ठीक है। और वो क्या है कि हम कहते हैं हीमोग्लोबिन एक मैक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल है। मैक्रो का वर्ड होता है लार्जर साइज मॉलिक्यूल को शो करने के लिए, ठीक है। सो हीमोग्लोबिन एक लार्ज साइज मैक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल है जिसमें कि अराउंड 10,000 एटम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। जिसकी ऑटोमेसिटी क्या होगी? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द ऑटोमेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, तो आप 10,000 पे टिक करेंगे। ये 10,000 हमारे पास है। इसका मैस जो है वो अराउंड 68,000 टाइम्स हैवियर होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम, ठीक है जी। हाइड्रोजन एटम की निस्बत इसका मैस 68,000 टाइम्स क्या होता है? ग्रेटर होता है, ज्यादा होता है, ठीक है जी। सो ये मॉलिक्यूल की टर्म और मॉलिक्यूल के हवाले से मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप पुरसुकून जो है बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं और मार्क कर रहे हैं, हर एक चीज को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। रिविजन जो है आप लोगों की हो रही है इसके थ्रू, और आप पूरा के पूरा साथ दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से। देखें, मैं आपको बताऊं कि बेसिक हमारा जो क्या कहते हैं पर्पस है इस पूरी चीज को रन करने का, वो ये है कि आपके अंदर अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि आपने कैसे जो है टेस्ट को अटेंड करना है। और अगर आप आपस में यहाँ पर आकर आपस में डिस्कशन करने लग जाएंगे और जो है ऐसे क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे कि जो आउट ऑफ द वे हो या जो है रेलेवेंट ना हो, तो फिर उसमें ये होगा कि कंफ्यूजन आपके जहन में भी रहेगी और बाकी लोग भी इससे डिस्टर्ब होंगे। सो आपने बहुत अच्छे से, मैं आपको बहुत चाहूंगा, आपको जो है क्या कहते हैं, बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि आपने बहुत जनरलिस्ट तौर पर जो है आपने इस जो चैट है, ठीक है, उसका इस्तेमाल किया है। सर, व्हाट इज ऑटोमेसिटी? ऑटोमेसिटी मींस किसी एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं, ठीक है, इसको हम ऑटोमेसिटी कहते हैं, ठीक है। ये ऑटोमेसिटी जो है वो कहलाता है, ठीक है जी। अब मैं चाहूंगा कि जो है आप लोगों का जो आज का टेस्ट है, ठीक है, वो कर दूं। मैं आपको बताऊं कि उस टेस्ट के अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत डिफिकल्ट लगेंगे, वो क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी लगेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो होंगे जो कि आगे टॉपिक से रेलेवेंट भी हैं। मैंने आज का टेस्ट जो है थोड़ा सा डिजाइन किया हुआ था कि आप लोगों से जो है वो ले लूंगा। और कितने यहाँ पर लिखा हुआ है, कितने चले वो देख लेते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का जो टेस्ट है, ठीक है, वो मैं जो है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूं ताकि आप लोगों को जो है मिल जाए, ठीक है, और आप लोग उसको अटेम्प्ट कर लें। आपको जस्ट अंदाजा हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं आपके पास, ठीक है ना। आपको अंदाजा हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। हमने आगे चलते हुए मैंने आपको बताया कि मोड थोड़ा सा स्पीड करेंगे और थोड़े से जो है मजीद चीजों को जो है और शॉर्टर वे में लेके जाएंगे।
आज का टेस्ट मुश्किल लगेगा, लेकिन उसमें कोई डिफिकल्टी लेवल इतना भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, आसान है। मैं चीज़ क्लैरिफाई करता चलूँ, यहाँ पर सिस्टम जो है उसको लेके नहीं चल सका। यहाँ पर जो फर्स्ट टॉपिक है ये मेंशन किया हुआ है, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन विच कंसिस्ट ऑफ आइसोटोप्स। अब ये आइसोटोप जो है इसमें 5 जो है इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है, और 10 जो है वो एटॉमिक मास है। तो फर्स्ट एमसीक्यू में जरा देख लीजिएगा। और दूसरा जो है वो बी जो है मेंशन किया हुआ है, इसमें 5 एटॉमिक नंबर है, 11 इसका एटॉमिक मास है, ठीक है जी। और आपने क्या करना है, व्हाट इज द परसेंटेज आपने निकालनी है रिलेटिव अबंडेंस की मिक्सचर के अंदर किसकी भी, 5 11 बी की, ठीक है जी। बोरॉन जो है एटॉमिक नंबर 5 और उसका एटॉमिक मास 11 रहेगा, आपने उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। सो आप ये करें। हमारे पास टाइम बचता है तो मैं इसको सॉल्व करके दूंगा, क्योंकि ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन जो आज के दिन का है, यानी कि वो यही है। अगर आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है कि किस तरीके से आप जो है एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं किसी के एटम का, सो आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। सो जल्दी से आप लोग इन एमसीक्यूज को सॉल्व करें, और उसके बाद फिर हमारा जो है लेक्चर चूंकि एंड हो जाएगा। मैं आपसे फिर श्योरिटी दिलाता हूं कि कल जो है हम अपने सीक्वेंस के मुताबिक, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम पर चलेंगे, जो कि हमारा टाइम एग्जैक्ट होगा लेक्चर का, ठीक है। उस पर हम स्टार्ट करेंगे, और जो है कल हम अपने चैप्टर 1 को खैराबाद कहेंगे। चैप्टर 1 हमारा कल क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और उससे रिलेवेंट एक्सरसाइज मैं आपको एज अ टेस्ट के तौर पे भी दूंगा, और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मेरी प्रोफाइल पर आपको मिल जाएंगे, जहां से आप लोग जो है कुछ ना कुछ सीख पाएंगे, और जो है आप लोग क्या कहते हैं, प्रैक्टिस कर पाएंगे। सो आप लोगों का टेस्ट जो है वो हो रहा है, और आप लोग बड़े स्मूथली तौर पे टेस्ट दे रहे हैं। यूट्यूब के स्टूडेंट से कहूंगा कि हमारा ई कैट सेशन जो है वो स्टार्ट हुआ, आज ही स्टार्ट हुआ, और आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। उससे ये होगा कि जो है ना, जब आप लोग इस सेशन को ज्वाइन करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन मुमकिन होगी, आप लोग प्रिपरेशन बहुत स्मूथली और अच्छी तरीके से कर पाएंगे। हमारे पास जो टीचर हैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक है, हर तरह से आपको जो है वो गाइड करेंगे। 3 दिन का फ्री ट्रायल आप लोगों के लिए है, जो कि इस वक्त यूट्यूब पर आपको डिस्प्ले हो रहा है। अब 3 दिनों के बाद हम यहाँ पर आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ ई कैट कैंपस जो है उसमें मिलेंगे, ठीक है। सो जो स्टूडेंट्स इस वक्त हमारे पास ऑनलाइन यूट्यूब पे बैठे हैं, उनसे कहूंगा कि आप ई कैट सेशन ज्वाइन करें, जो कि कैंपस का है। और कैंपस पे जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनसे कहूंगा कि आप लोगों को फ्री ट्रायल दिया गया है। आप लोग जो है आप लोग क्योंकि जो जिन्होंने पे नहीं किया अभी तक, ठीक है, वो चाहते हैं कि भी उनको ट्रायल मिले, कि उनको सीक्वेंस पता चलेगी किस तरीके से हम चलेंगे। तो आप लोग जो है ट्रायल करेंगे, उसके बाद हम जो है वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पेड वर्जन लिया हुआ है, ठीक है, उनको हम उनसे मुखातिब होंगे और उनसे हम कम्युनिकेट करेंगे, और उनको जो है हम अपने लेक्चर डिलीवर करेंगे, ठीक है भाई।